हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किस लर्न। तो दोस्तों, आज मैं जीके जीएस से टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव इम्पोर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेगा। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। मेरा पहला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। पहला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि श्रीगुप्त शासन काल क्या था। श्रीगुप्त का जो शासन काल था वो क्या था, यानी कि श्रीगुप्त का जो शासन काल था वो कब से कब तक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 240 से 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त का जो शासन काल था वो 240 से 280 ईस्वी तक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, एंड फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो कौन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटोत्कच। घटोत्कच जो था वो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मेरा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि घटोत्कच का शासन काल क्या था। घटोत्कच जो था उसका जो शासन काल था वो कब से कब तक था, यानी कि तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 280 से 320 ईस्वी तक। घटोत्कच का जो शासन काल था वो 280 से 320 ईस्वी तक था। सो ध्यान में रखना। एंड अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 कह रहे कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था। गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था वो कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। ओके, सो ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की राजगद्दी पर कब बैठा था। चंद्रगुप्त जो प्रथम जो था वो गुप्त वंश की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश की राजगद्दी पर 320 ईस्वी में बैठा था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मेरा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ओके, सो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मेरा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि समुद्रगुप्त कब गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त जो था वो कब गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त जो था वो 335 ईस्वी में गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा था। ओके, एंड में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मैं प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिसेन। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 करें कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था। समुद्रगुप्त जो था वो किसका उपासक था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु। समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 कह रहे कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक दोनों उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ओके, सो ध्यान में रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हमारे प्रश्न नंबर 13 का है कि समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था। समुद्रगुप्त जो था वो किसका प्रेमी था, यानी कि उसे क्या सबसे ज्यादा पसंद थी। तो ऑप्शन है संगीत। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का बहुत प्रेमी था। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हमारे प्रश्न नंबर 14 का है कि कविराज किसे कहा जाता था। कविराज किसे कहा जाता है, यानी कविराज के नाम से कौन जाने जाते थे। तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हमारे प्रश्न नंबर 15 का है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का है कि समुद्रगुप्त द्वितीय कब राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त द्वितीय तो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हमारा प्रश्न नंबर 17 कह रहे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन सा चीनी बौद्ध यात्रा भारत आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाहान। फाहान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहान चीनी बौद्ध यात्रा भारत आया था। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हमारा प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का है कि कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त का शासन काल क्या था, यानी कि कब से कब तक था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 415 से 454 ईस्वी तक। कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त का शासन काल जो था वो 415 से 454 ईस्वी तक था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। मैं प्रश्न नंबर 20 करें कि कुमारगुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। और प्रश्न नंबर 21 का रहा है कि कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। जो था वो कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। एंड अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 कि स्कंदगुप्त का शासन काल था। स्कंदगुप्त का शासन काल कब से कब तक था। तो 455 से 467 ईस्वी तक था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 455 से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त का शासन काल था। तो ध्यान में रखना ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हमारा प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्णदत्त को। पर्णदत्त को स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में किसका आक्रमण शुरू हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हुनों का।
स्कंदगुप्त के शासन काल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। ओके, सो ध्यान में रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 करें कि अंतिम गुप्त शासक कौन था। अंतिम गुप्त जो शासक था वो कौन था, तो ऑप्शन बी विष्णुगुप्त जो था वो अंतिम गुप्त शासन था। तो ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी टॉप 25 की वीडियो कंप्लीट थी। अगर मेरे चैनल आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।